लेकिन जयप्रकाश को हुड्डा साहब इसलिए साथ रखते हैं कि ये गाड़ियां बकने में माहिर है। नेताओं को, जो इनके खिलाफ नेता हैं, चाहे सुरजेवाला जी हो, शैलजा जी हो, मतलब ऐसी ऐसी लैंग्वेज, रफ लैंग्वेज यूज करता है इनके बारे में। मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकता। अब समस्या ये होगी, इब कांत बीचर खोद बीच आगे। अब एमएलए तो बनेगी सावित्री जिंदल जी, और चलनी है कमल गुप्ता जी की। ये कमल गुप्ता तो सीधा कह दे, मैं को सता हमने मंत्री बनाया था, मैं को सता हमने एमएलए बनाया था। मेरे के एक मित्र कहने लगे, बोले हम कमल गुप्ता जी के पास अभी गए थे 4 दिन पहले। तो हमने कहा जी हमारी यह समस्या है, भाई आप मुख्यमंत्री से बात करो। तो गुप्ता जी टूट के पड़े, बोले मेरे को मुख्यमंत्री से बात करने लायक तुमने छोड़ रखा है। दुष्यंत ने अपने निजी हित के लिए, दुष्यंत के परिवार ने इस चौटाला साहब को ऐसा छोड़ दिया जैसे महाभारत में छोड़ दिया था। जो भीष्म पितामह था ना, भीष्म पितामह आपने देखा होगा, वे द्रौपदी का जब चीर हो रहा था तो मुट्ठी बीच बीच के करता रहा बेचारा, खुद तो उठ ही नहीं सका वो। अब चौटाला साहब तो जेल में थे और दुष्यंत ने ये गेम खेल दिया। गेम खेलने से क्या, सारी पार्टी बिखर गई, सारा संगठन बिखर गया। चौधरी बंसीलाल ने सुनील सांगवान को भर्ती किया था उस टाइम जेल के अंदर, जो असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट लगाए थे, जो ये चौधरी सुरेंद्र सिंह के लगाए हुए सतपाल सांगवान। क्योंकि सतपाल सांगवान, सुनील सांगवान, सतपाल सांगवान बेटे हो गए ना। सतपाल सांगवान टेलीफोन विभाग में कर्मचारी थे, ठीक है। और उस टाइम जो टेलीफोन मांगने पड़ते थे तो ये डायलिंग सिस्टम नहीं था, जो हम फोन करके कहते जी फलाना नंबर देना, ये नंबर मिलाना, तब वो मिलते थे नंबर। तो वहां से ये नजदीक चले गए चौधरी बंसीलाल के, सतपाल सांगवान जी टेलीफोन विभाग से, और फिर इनको टिकट दिया था, तब ये एमएलए बने थे। इस वन मैन आर्मी ने बैठा बिठा दिया इस कांग्रेस का हरियाणा में तो। क्योंकि आप इतिहास उठा के देखो, हुड्डा साहब ने किसी भी कास्ट के नेता को, जो थे पहले, वो भी सारे खत्म हो गए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और हमारे विशेष कार्यक्रम पॉडकास्ट विद नैन में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं, डॉक्टर रमेश पुनिया जी हैं। और डॉक्टर साहब ने स्वास्थ्य विभाग में कई सालों तक जो है वो सेवाएं दी। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर भी जो है ये लगातार लोगों के बीच, लोगों से जुड़े रहे। और एक बहुत लंबा अनुभव इनका एज ए ब्यूरोक्रेट हम बात करें या फिर क्योंकि उसके अंदर हम चाहे पॉलिटिकल तरीके से देखें तो डॉक्टर साहब जो है वो राजनीतिक तरीके से भी हर एक चीज का बड़ा बेहतर विश्लेषण करते हैं। और आज भी हमारा मकसद यही है कि जो चाहे देश की राजनीति हो, चाहे हरियाणा की राजनीति हो, या फिर यूं कहे कि हिसार की राजनीति हो, यानी कि ट्रिपल एच, चाहे हम हिंदुस्तान की बात करें, हरियाणा की बात करें, हिसार की बात करें, तो पूरी की पूरी राजनीति पे हम बात करेंगे। और खास तौर पर जिस तरीके से जो एक कयास लोकसभा चुनाव में थे, जो लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश के अंदर माहौल था, और उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव आए, और अब हाल ही में जो मेयर यानी कि निगम निकाय जो चुनाव गए हैं, तो क्या कुछ उसमें उम्मीद थी, क्या कमियां रही, क्या खासियत रही, सारी की सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और चाहे हम देश की बात करें या फिर प्रदेश की बात करें, मुख्य विपक्षी पार्टी जो है कांग्रेस, जो लगातार कई सालों से देश में भी और प्रदेश में भी सरकार बनाने का दावा करती है हर चुनाव में, लेकिन आखिर क्यों फिसड़ जाती है, क्यों पिछड़ जाती है, आखिर ये गुटबाजी जो है वो क्यों कांग्रेस को ही जो है यानी कि अपनों को ही कांग्रेसी जो हरा देते हैं, सारी की सारी बातों पर खुलकर बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नैन साहब, आपके माध्यम से पहली बार पॉडकास्ट पर मैं रूबरू हो रहा हूँ हरियाणा की जनता से, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, और जो कयास कहीं न कहीं लोगों को था, या फिर यूं कहें जो एक मुहिम जो हर एक वर्ग जो कहीं न कहीं लेकर चल रहा था, और लगातार ये कहा जा रहा था कि तमाम वर्ग परेशान है। खास तौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं जितनी भी हों, चाहे रीजनल पार्टियां हो या सेंट्रल पार्टी हो, वो कहीं न कहीं जिस तरीके से बातें बता रहे थे, हर एक वर्ग के कर्मचारी को सड़कों पर देखा जा रहा था। तमाम कर्मचारियों को उम्मीद थी कि चुनाव आएंगे और बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये उम्मीद लोकसभा के चुनाव में भी थी, ये उम्मीद विधानसभा चुनाव में भी थी, लेकिन नतीजे जो कहीं न कहीं आए तो सारा का सारा परिणाम जो है इसके विपरीत निकल कर आया। हम हरियाणा की बात आपसे करेंगे, उससे पहले लोकसभा चुनाव हो, और लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा की दृष्टि से आप देखें कि जिस तरीके से कभी एक वक्त वो भी था
कि कांग्रेस की जो है 10 की 10 सीटें हुआ करती थी। उसके बाद जो है पहली बार बीजेपी ने 10 में से 7 सीटें जो है वो लेने का काम किया और बीजेपी की 10 सीटें भी आई, लेकिन फिर से वो 5 पर जिस तरीके से आई, यानी कि कांग्रेस ने जो खोया, क्या कुछ आप इसकी कमियां मानते हैं? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके बहुत बड़े हम उनको जिम्मेदार इसलिए कह सकते हैं कि जो माहौल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर जो हरियाणा में बना, जिस तरीके से वन वैन आर्मी के रूप में, यानी कि हुड्डा गुट हम कह सकते हैं, जिस तरीके से उनको देखा गया और जिसके उन्होंने थापी लगाई, या फिर यूं कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों को उनसे उम्मीद थी, तो कहीं ना कहीं उसके विपरीत जो परिणाम आए, तो अगर सबसे ज्यादा किसी को कोसा जा रहा है तो वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोसा जा रहा है। विधानसभा के नतीजे आए, बहुत महीने हो गए, लंबा वक्त हो गया है, फिर भी कांग्रेस जो है वो अपना विधानसभा में नेता नहीं चुन पाई है। प्रदेश अध्यक्ष की बात है, उस पर भी कोई खासा विचार नहीं हुआ है। तो क्या मानते हैं, मतलब जो चीजें हैं आखिर इसी तरीके से चलते रही तो आगे को लेकर आपको क्या मानते हैं? देखो नयन साहब, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने की थी 3,500 किलोमीटर की, उसके बाद एक ऐसा माहौल बन गया था, और जिस ढंग से उन्होंने यात्रा की, आम लोगों से रूबरू हुए, हर वर्ग से रूबरू हुए, तो देश की जनता को एक बड़ा उम्मीद थी, और ये लग रहा था भी अब कांग्रेस का दोबारा एक नए सिरे से सरवाइव हो जाएगी जी। और लेकिन उसके बाद जो धरातल पे काम नहीं हो सका, काम क्यों नहीं हो सका कि उस टाइम यदि राहुल गांधी जी अपने यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद उसको उसी टाइम जो कांग्रेस संगठन था जी। उसको एकदम नए सिरे से कर देते, नए चेहरों के आगे लेके आते, तो आज परिणाम कुछ और होता। जैसे उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के बाद राजस्थान का चुनाव हुआ, उन्होंने वहां 40 नए चेहरों को टिकट दी, तो 40 के 40 वो जीत कर आए। क्योंकि क्या वजह है कि हमारा जो आज के दिन कांग्रेस की वजह क्या है कि इंदिरा गांधी जी बहुत, स्वर्गीय इंदिरा गांधी बहुत बोल्ड लेडी थी, वो तुरंत फैसले लेती थी और उस फैसले के ऊपर वो पुनर्विचार नहीं करती थी। राहुल गांधी जी के पास जो इर्द गिर्द में जो लॉबी बनी हुई है ना, उस लॉबी में क्या है कि वो फैसले नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो ऐसे एक सामंजस्य से में घिरे रहते हैं। अब जैसे उन्होंने बोल दिया भी, हमारी गुजरात में जाके अभी बोला था उन्होंने, भाई हमारी कांग्रेस के अंदर आधे आदमी ऐसे हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं। जी, खुद उन्होंने खुद बोला है ना, लेकिन बोल के चुप हो गए। भाई आप एक चिंगारी लगा के छोड़ दो और उसके बाद वो चिंगारी का क्या असर होगा ये तो नहीं दिखते ना। आप तुरंत फैसला करो, पब्लिक चाहती है बदलाव, क्योंकि पब्लिक के अंदर जो युवा है वो बेरोजगारी की वजह से तंग है। आज के दिन हालात देखो, यूपीएससी का लाखों पोस्टें तो वहां खाली पड़ी हैं। हरियाणा की जहां तक बात करें तो 2 लाख पोस्टें यहाँ खाली पड़ी हैं, कोई भर्ती नहीं है। जिन थानों में 200-200 आदमी होते थे आज से 20 साल पहले, आज उन थानों में 20-20 कर्मचारी हैं जो परमानेंट कर्मचारी है, या ये फौजी भर्ती कर रखे हैं, एसपीओ जिनको बोलते हैं। उनसे क्या बनता है, वो तो 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे ना, उनको कोई रिटर्न पावर है। वो तो 8 घंटे बाद चाहे थोड़ा कहीं ऐसी जगह छोड़ना पड़े ड्यूटी, उनको छोड़ के पार जाते हैं। किसी का कोई नुकसान हो जाता है उसको नहीं करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बड़ी उम्मीद थी राहुल गांधी से लोगों को, लेकिन वो उम्मीद पे खरे नहीं उतर सके, क्योंकि उन्होंने पुनर्गठन उसी टाइम कांग्रेस का कर देना चाहिए था, और जो उनको यात्रा के दौरान नए चेहरे मिले उनको सबको आगे लेके आते, तो आज कांग्रेस का असर ये नहीं होता। यानी कि डॉक्टर साहब यूं कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो मेहनत की थी और उस मेहनत के आधार पे जो रिसर्च उनको मिला, जो कहीं ना कहीं एक नई लाइन उनको मिली, कहीं ना कहीं उस लाइन पर उन्होंने काम नहीं किया, यानी कि जो रिजल्ट उनको मिला, जो सुझाव उनको मिले, उन सुझाव को कहीं ना कहीं उस पर अमल नहीं कर पाए, वो फैसला नहीं ले पाए, और इसीलिए तमाम राज्यों में, और इसको दूसरे रूप से यूं भी देखें कि अगर ये फैसले नहीं भी ले पा रहे हैं तो बीजेपी जिस तरीके से एक अभियान जो चला रही है कि कहीं ना कहीं भारत मुक्त कांग्रेस, यानी कि मुक्त करते जा रहे हैं हम, इक्का दुक्का राज्य को छोड़ के, बाकी जगह तो बीजेपी अलायंस की सरकारें हैं। अच्छा, अब हरियाणा में जैसे आते हैं, आपने कहा कि राजस्थान में जैसे उन्होंने फैसला लेकर दिखाया तो रिजल्ट वहां पहले बेहतर जिस तरीके से आए, और भी जगह जैसे उन्होंने किया। हरियाणा में जैसे यूं कहा जाता है कि वैसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि जो भी टिकटें बांटी गई थी वो जिताऊ और टिकाऊ,
जिताऊ का मतलब जो जीतने में सक्षम हो, टिकाऊ का मतलब कहने की वो ईमानदार और आपकी पार्टी का है, लॉयल है। लेकिन ऐसी चीजें नहीं दिखेगी। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो इक्का दुक्का 2 या 4 5 दिन पहले या कुछ महीने पहले जो आए थे, उनको टिकटें भी मिली, वो जीते भी। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कहने की मजबूत थे, उनको टिकटें नहीं मिली, जो लंबे समय से थे। और कहा यूं भी जाता है कि 90 में से 82 से ज्यादा विधानसभा की टिकटें जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बांटी। अब नेता प्रतिपक्ष का जो फैसला मैं आपसे जो कर रहा था, बात कर रहा था, वो अब तक नहीं ले पाए। हाईकमान को सुझाव एक बार नहीं बहुत बार भेजा जा चुका है। पहले के प्रभारी थे, उन्होंने भी भेजा था, और जब नए प्रभारी है वो भी भेज चुके हैं। लेकिन आखिर क्या है कि राहुल गांधी जो है या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, वो चाह भी रहे हैं कोई नया नेता का नाम देना, आखिर वो क्यों नहीं दे पा रहे? क्या आप भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबाव में जो केंद्र है? देखो, इस बारे में तो हाईकमान ज्यादा बेहतर सोचता होगा, लेकिन मेरा ये मानना है, कांग्रेस को यदि पुनर् अपने तरीके से जीवित करना पड़ेगा तो कड़े कदम उठाने होंगे, कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। आप इन जो ये सो कॉल्ड जो नेता हैं, जिनके अपने निजी स्वार्थ है, उनके स्वार्थ क्या है? पुत्र मोह तक स्वार्थ है उनका, अपने परिवार तक स्वार्थ है। अब यहाँ से 5 एमपी बने, 5 बने ना एमपी कांग्रेस के। 5 में से वरुण को, मौलाना को टिकट दे दिया उसकी घरवाली को जी, जयप्रकाश को टिकट दे दिया उसके बेटे को जी, और तीसरा क्या नाम था उसका, महेंद्र प्रताप तो हार गया था। जीते हुए कैंडिडेट हैं आपके रोहतक सोनीपत ब्रह्मचारी हैं। अच्छा, राहुल गांधी, अपना दीपेंद्र हुड्डा ऑलरेडी उसमें थे, एमपी थे वो खुद, तो उनको तो जरूरत थी नहीं। सोनीपत से थे वो ब्रह्मचारी जी थे, उनको तो इंपोर्ट किया गया था। और इसके अलावा कुमारी सैलजा होगी। अब 2 टिकटें इन्होंने क्या किया, एमपी को ये कह दिया भी आप अपने परिवार को लड़ाओ। वरुण मौलाना ने अपनी घरवाली को लड़ा लिया अपनी सीट को करके, वो विधायक भी बन गई। जयप्रकाश ने अपने बेटे को लड़ा लिया, वो भी विधायक बन गया। ब्रह्मचारी जी के कोई आगे पीछे है नहीं, अपने वो तो एक सन्यासी आदमी है। दीपेंद्र, और वो तो खुद मुख्यमंत्री के दावेदारी थे, ठीक है। बाकी बच गई सैलजा। सैलजा जी का जो पेरेंटल हल्का है, पैतृक हल्का है, वो उकलाना के लिए, और नारनौल में सैलजा जी के ओएसडी रहे हैं 10 साल, जब वो मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रही हैं जी। ओएसडी अजय चौधरी जी, जिनके पिताजी स्वर्गीय चौधरी वीरेंद्र सिंह 27 महकमों के मंत्री थे। बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम, और बड़ा नाम था, देवीलाल के करीब थे। और देवीलाल के करीब भी इतने करीबी थे कि देवीलाल जी उन पे जो सरकार बनी थी पूरा ट्रस्ट करते थे। और ये जितना भी उस टाइम का समीकरण था विपक्ष का, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बड़ी अहम भूमिका निभाई। और उनके पुत्र थे अपने डॉक्टर अजय चौधरी, उनके लिए सैलजा जी ने नारनौल रैली में अनाउंस करके आई। बिल्कुल, ये मान के चलो भी सैलजा जी की 2 ही टिकटें थी, उकलाना और नारनौल। और उकलाना नारनौल की टिकट इलेक्शन के नॉमिनेशन से 4 घंटे पहले अनाउंस होती है। बिल्कुल होती है ना, होती है। और उसके लिए इतना जूझ बचता है, भाई आप फैसला नहीं कर पा रहे। अच्छा, उनको टिकट मिली ही नहीं जी, 2 टिकटें नहीं मिली उनको। 2 टिकटें ना मिलने से वो लास्ट में मेरे ख्याल में 16 या 17 दिन अपने घर बैठ गई। बिल्कुल, वो कहीं गई नहीं। उनकी जो नाराजगी वो मैं जायज समझता हूँ, क्योंकि जो आदमी, जो नेता इतना बड़ा चेहरा है, लगातार जो एमपी बनती आ रही है जी, और 10 साल मंत्री रही है मनमोहन सिंह, पिताजी का बहुत बड़ा नाम, और चौधरी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह का पूरे इसमें पूरा नाम रहा है उस समाज में, जो जिस समाज से सैलजा जी आती हैं, बड़ा नाम रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आप ऐसे किसी बड़े नेता को नाराज करोगे और घर बिठाओगे तो उससे, देखो इस टाइम क्या था, 27% ये वर्ग था, जो चमार वर्ग जो था, जिनका प्रभुत्व है जी। और 19 हल्के रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के आते हैं, उनमें बड़ा फर्क पड़ गया इस बात का। और उससे क्या नुकसान हुआ, एक तो इस टाइम जो एमपी इलेक्शन में भी आप मान के चलो भाई, संविधान के नाम पे सारा जो रिजर्व कैटेगरी थी वो नाराज थी,
क्योंकि अयोध्या का जो सांसद था उसने अनाउंस किया था भी 400 सीट दे दो, संविधान बदल देंगे। और बीजेपी ने उस एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और वो मैसेज बार बार साउथ में, नॉर्थ में घूमता रहा। तो इससे एक जो रिजर्व कैटेगरी की जो वर्ग था, समाज था, उसमें एक मैसेज गया भी बीजेपी संविधान को खत्म करेगी जी। ठीक है, ये लोगों के बीच था और ये खास तौर पर विशेष वर्ग में था, विशेष वर्ग में था। उसका नुकसान बीजेपी को हुआ जी। और मैसेज गया, जो 400 पार का नारा मोदी जी ने अनाउंस किया था वो 240 पे रह गया जी। रह गया कि नहीं रह गया। ऐसी हरियाणा के अंदर आप ये मान के चलो कि लोकसभा की हम 5 सीटों पे सिमट गया जी। ठीक है, जब बात करते हैं हम श्रुति चौधरी, अपने किरण चौधरी जी की जी। भिवानी के अंदर आज के दिन बीजेपी को 5 सीटें मिलना बहुत बड़ी बात है जी। चौधरी बंसीलाल का परिवार आज भी यूं क्या यूं बरकरार है और चौधरी बंसीलाल को भिवानी के लोग यूं क्यों मानते हैं। इवन दादरी में दोनों सीटें बीजेपी की। हाँ, और सबसे बड़ा हल्का है जो किसान वर्ग का लगा लो या जाटों का लगा लो, बारड़ा, वहां भी बीजेपी का उम्मीदवार जीतता है। उसका कारण क्या है? श्रुति चौधरी और किरण चौधरी, क्योंकि बंसीलाल की विरासत श्रुति चौधरी को और किरण चौधरी को मिली थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौधरी सुरेंद्र सिंह से मेरे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं छात्र राजनीति के दौरान। बड़ा एक अलग मिजाज था उनका। आपको मजे की बात बताऊं, वो अपने कपड़े भी खुद धोते थे, खुद धोते थे। मैं उनके देखा, मैंने कभी नजदीकी से। तो अब उस परिवार को लड़ा के मारना, भाई रणबीर महिंद्रा जी के परिवार को और चौधरी बंसीलाल परिवार को आमने सामने लड़ाना, ये एक हुड्डा साहब की क्या है, हुड्डा साहब ने अपने परिवार के अलावा और किसी को उभरने ही नहीं दिया। लड़ा के मारे एक दूसरे को, जिस तरह को ये मुर्गे लड़ाया करें। मुर्गे लड़ाना में उससे क्या हुआ? खुद का नुकसान कर बैठे। हुआ कि नहीं हुआ? भाई आप वहां तो श्रुति चौधरी के खिलाफ रणबीर महिंद्रा के लड़के को खड़ा कर दिया और इलेक्शन भी लड़ाया। उससे पहले राव दान सिंह को यदि कांग्रेस टिकट लड़ाती गुड़गांव से तो वहां राज बब्बर को लिया। राज बब्बर का क्या वजूद है? कोई वजूद नहीं। राव दान सिंह का अपना वजूद है भाई। वहां पे छात्र राजनीति में जयपुर से प्रधान रहे और वो रहता भी गुड़गांव ही है। यदि वो वहां से लड़ते और मुस्लिम बेल्ट में कांग्रेस को वोट मिले, राज बब्बर को बहुत ही कम मार्जिन से आ रहा है, वहां राव दान सिंह 100% जीतता जी। और यहाँ श्रुति चौधरी 100% जीतती भिवानी लोकसभा से। यदि ये समीकरण होते, 7 सीटें तो आप मान के चलते ना खोई, मतलब 2 सीटें खो दी, 5 वो जीत गए और 2 वो होगी। यानी कि भिवानी के चक्कर में गुड़गांव भी खोई है। भाई भिवानी जो है वो श्रुति चौधरी को ना मिले लोकसभा की टिकट, इसलिए वो गुड़गांव से भी समीकरण। देखो, मैं खुद टिकट के लिए मैंने अप्लाई कर दिया था। बिल्कुल किया था आपने। मैंने किया था। उस संदर्भ में मैं कांग्रेस हाईकमान के मैंने 3-4 जगह गया हूं और अच्छे लोगों से मिला हूं। तो यहाँ पे कांग्रेस के सर्वे में 65% वोट श्रुति चौधरी को था और राव दान सिंह तो बहुत पीछे था इलेक्शन में जी। और यही हुआ, जाट बेल्ट में तो राव दान सिंह जीतता चला गया और जो हीर बेल्ट थी उसमें हारता चला गया। क्योंकि राव के, मैं बताता हूँ आपको आज क्या कारण है कि दक्षिणी हरियाणा में जितने भी यादव बेल्ट हैं 11 सीटें हैं ये राव इंद्रजीत का जहां प्रभाव है। जब से जाट आरक्षण हुआ है ना, जाट आरक्षण के अंदर जाट और यादव बिल्कुल आमने सामने आ गए। आपने देखा होगा बीसीबी का आरक्षण नहीं है जिसमें जाट आरक्षण मांग रहा था और हुड्डा साहब ने वो आरक्षण दिलवाया था, टेम्परेरी दिलवाया था फॉर द टाइम बीइंग। इनकी सत्ता के चक्कर में यहाँ पे अब ये जो दलजीत पंघाल जो आज नारे मार रहा है इसके खिलाफ, हुड्डा साहब के खिलाफ और जयप्रकाश के खिलाफ, दलजीत पंघाल को और ये जो जहाँ पे जो जाट आरक्षण में बैठे थे इनको बाई एयर ले गए थे उस टाइम मनमोहन सिंह की सरकार में। और फिर जो कैबिनेट की मीटिंग में ये आरक्षण दिया गया था, साल एक भर के वास्ते दिया हुआ, और उसमें आगे ये जो उसमें पास नहीं हुआ उस वजह से वो खत्म हो गया, रिजेक्ट हो गया। लेकिन आप मान के चलो उसमें क्या है, गुज्जर है, सैनी है और यादव है और जाट है जो कंपटीशन में है।
तो कंपटीशन वहां होता है यादवों का और गुजरों का, जी क्योंकि ज्यादा मेजोरिटी में जो आज के दिन समाज में हमारे, अब हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को उठा के देख लो, चौधरी चरण सिंह का, जी यहाँ पे जितना भी सेंटर का कोटा है उसमें सबसे ज्यादा फायदा बीसीबी में यादव ही उठाता है। जी इसलिए यादव का और जाट का तब से इतना जबरदस्त आपस में विरोध हो गया, मुकाबला हो गया। अभी ये जाट ये बीसीबी में घुस जाएंगे तो तुम्हारी जो सीटें हैं वो खत्म हो खत्म जाएंगी। हो जाएगी। इसलिए उसके बाद 27 सीटें ही है ये विधानसभा की। वहां अब की बार तो मेरे ख्याल में ये दीपेंद्र जीता होगा थोड़े से कोसली मार्जिन, से हाँ कोसली थोड़े से मार्जिन जीता बिल्कुल। होगा। नहीं तो पिछली बार तो ये 48,000 से आ रहा था पिछली बार लोकसभा में। उससे भी ज्यादा आरती, काफी आरती। हाँ, तो फिर 10 की 10 में लोकसभा में 10 की 10 जो हीरवाल बेल्ट की सीटें हैं वहां बीजेपी जीती है। और अब भी ऐसा ही हुआ दक्षिण हरियाणा में। अब जैसे महेंद्र प्रताप है, बड़ा अच्छा कैंडिडेट था फरीदाबाद से, लेकिन अब करण सिंह दलाल हुड्डा साहब का समधी महेंद्र प्रताप के खिलाफ पंचायत करके बैठ गया। उसने पंचायत करी, वो टिकट मांग रहा था। और अब मान लो विधानसभा की बात करें तो बिना टिकट अनाउंस हुड्डा साहब उसका फॉर्म भराने चले गए। तो जब आपका इतना नजदीक है, रिश्तेदार है, समधी है आपका, तो आप उसको अपना जो कैंडिडेट खड़ा कराए। हालांकि महेंद्र प्रताप भी हुड्डा साहब का कैंडिडेट था, लेकिन आपका रिश्तेदारी आपके खिलाफ जा रहा है तो क्या मैसेज जाएगा। और फिर वो 30,000 से आ रहा है, पलवल से 30,000 से आ रहा, नए चेहरे से आ रहा है कि नहीं आ रहा। और वहां भी पूरी जाट बेल्ट है वो। मैं तो वहां इस सरकार ने बदली कर दी थी मेरी, तो मैं 8 महीने वहां पलवल रह के आया, मैंने देखा था। क्योंकि वहां करण दलाल की इमेज बिल्कुल जीरो है। 10 के 10 साल हुड्डा साहब के टाइम में इन्होंने पूरी मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी वहां, पूरा सिस्टम को हाईजैक करने को तो कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसलिए आज वो इतने विशाल प्रॉपर्टी के मालिक हैं। आपने डॉक्टर साहब बड़ा बेहतर तरीके से लोकसभा के बारे में बताया कि अगर ये चेहरे होते तो लोकसभा की ज्यादा सीटें जीत सकते थे, और क्यों नहीं जीत पाए वो भी आपने बताया। आपने 2-3 चीजें कही, एक तो परिवारवाद का आपने जिक्र किया, और उसके अलावा जिस तरीके से कुमारी सैलजा का आपने जिक्र किया कि मुख्य वो 2 सीटें, एक तो उकलाना क्योंकि उनका पैतृक हल्का है, प्रभुवाल उनका गाँव है, और बहुत बार कुमारी सैलजा मेरे इंटरव्यू में भी और भी अन्य जगह भी, और यहाँ तक कि हाईकमान को भी बता चुकी थी कि इस बार मेरी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है उकलाना से, फिर भी उनको नहीं दी गई। उसके बाद जैसा आपने जिक्र किया और तमाम लोगों ने देखा, मैं भी उस रैली में मौजूद था, डॉक्टर अजय चौधरी की जो रैली हुई थी, कुमारी सैलजा वहां गई थी, और भी कई नेता थे कांग्रेस के, तो कह के गई थी कि भाई आपका कैंडिडेट जो है ये है और इनको यहाँ से जिताना। जो पिछली बार जो चूक हुई थी वो इस बार नहीं होनी चाहिए। यानी कि 2 प्रमुख सीटें वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहें या फिर कांग्रेस हाईकमान की, क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि टिकट देने का फैसला जो हाईकमान का था, जो इनकी टीम है वो टिकट बांटती है, कमेटी जो बनाई जाती है, लेकिन हाईकमान के सामने जब कुमारी सैलजा अपनी बात रखी थी, हाईकमान ने उनकी बात को अनदेखा क्यों किया। तो इसका मतलब क्या समझा जाए, क्योंकि ये तो फ्यूचर को लेकर भी डिपेंड करती है ना चीजें, कि कुमारी सैलजा के रहते संगठन नहीं बना, जो नए प्रदेश अध्यक्ष बदलते रहे, परिस्थितियां वही रही। प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर थे, उस टाइम भी संगठन नहीं था। कुमारी सैलजा बनी, उस टाइम भी नहीं था। उदयबान है, अब भी नहीं था। और मान लीजिए कोई नई बना दिए जाएंगे तो हम क्या मानने की कांग्रेस का संगठन बन जाएगा। तो ये जो वन वे यानी वन मैन आर्मी चल रही है, तो इसका नुकसान तो हो रहा है। इस वन मैन आर्मी ने भट्ठा बिठा दिया इस कांग्रेस का हरियाणा में तो। क्योंकि आप इतिहास उठा के देखो, हुड्डा साहब ने किसी भी कास्ट के नेता को जो थे पहले वो भी सारे खत्म हो गए। बता दो कोई हो तो। ब्राह्मणों में कुलदीप शर्मा 30,000 वोट लेके बना था, 10 के 10 साल कुलदीप शर्मा को आगे रखा ब्राह्मणों का, वो नेता नहीं बन सका, हारा लगातार। अब की बार भी हार गया, पिछली बार भी हार गया, ठीक है। रोडों का नेता कोई बनने नहीं दिया। रोडों में चौधरी ईश्वर सिंह के बाद एक भी नेता नहीं बना। अब चौधरी ये अरविंदर सिंह जी जो है विधानसभा स्पीकर है, अरविंदर कल्याण, ये लगातार 2 बार जीत रहे हैं, तीसरी बार जीत रहे हैं। और स्पीकर विधानसभा का चौधरी ईश्वर सिंह होते थे, स्वर्गीय चौधरी ईश्वर सिंह, उनका बड़ा नाम था रोड समाज में। मैंने वो भी बड़ा नजदीक से देखा है रोड समाज को, क्योंकि मैं 10 साल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति मैंने करी है। मैंने देखा है करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल में ये जो बेल्ट है, इसमें रोड का सोनीपत में भी
सोनीपत पार्लियामेंट में भी, और करनाल में तो मेजोरिटी है इनकी। जी। अब जैसे वीरेंद्र मराठा है, वीरेंद्र मराठा यदि कांग्रेस की टिकट मांग रहा था जी। और वो कांग्रेस का चेहरा होता तो वहां परिणाम कुछ और होता, खट्टर साहब को मुश्किल होती। तो वहां कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मैच फिक्स था जी। कहीं ना कहीं। फिक्स था। हाँ, मैच फिक्स था ये। वीरेंद्र मराठा करनाल से चेहरा होता तो खट्टर साहब इतने मार्जिन से नहीं जीतते। वो भी टिकट बड़ी गलत थी, करनाल वाली भी। सोनीपत में किसी ब्राह्मण को लड़ाना था, मान लो ब्राह्मण को लड़ाना था, वो भी इसलिए कि रोहतक के अंदर वो मैच फिक्स था वो भी। ठीक है, तो वहां परिणाम कुछ और होता, क्योंकि पिछली बार हुड्डा साहब भी हार गए और दीपेंद्र भी हार गया था। तो अब की बार अपनी सीट सेव करने के लिए वे दीपेंद्र हुड्डा ना हारे, इसलिए सोनीपत में ब्राह्मण उतारना जरूरी था, वहां उतार दिया। अब ये जो महाराज जी आए हैं, इनका हरियाणा में तो कोई वजूद था ही नहीं जी, अभी भी कोई वजूद नहीं है। हरिद्वार से लेके आए, ये तो हरिद्वार से लेके आए हैं। वहां पे ये हरिद्वार निगम का चुनाव लड़ते हैं। हालांकि मेरे इनके परिवार से व्यक्तिगत संबंध है, जो इनके महाराज जी के, हाँ, ब्रह्मचारी जी के। लेकिन मेरा ये मानना है भी आप लोकल ब्राह्मण को बना दो, नेता बनाना है तो लोकल ब्राह्मण क्या थे नहीं यहाँ पे। किसी भी हुड्डा साहब किसी के भी थापी मार देते तो वो 100% ब्राह्मण आज के दिन MP बनता। मेरा ये सोच है भी आप किसी को नेता बनाओ तो कास्ट वाइज बनाओ तो सही। आप बंसीवाल परिवार को भी खत्म कर रहे हो, आप कास्ट वाइज कोई नेता बनने नहीं दे रहे। पंजाबियों में उठा के देख लो, कोई नेता बता दो मैंने पंजाबियों में चेहरा आज के दिन कांग्रेस में कोई है तो बता दो। अरोड़ा साहब 18 साल लोकदल के अध्यक्ष रहे, लगातार अध्यक्ष, और उनको हमेशा चौटाला साहब बाहर भेज देते थे भी आप पंजाबियों की मीटिंग करके आओ। 18 के 18 साल अध्यक्ष रहे वो, हर डिस्ट्रिक्ट में जाते थे। ठीक है, मैंने एक भी चेहरा बता दे पंजाबियों का जो हुड्डा साहब ने आगे कराया हो भी चल इस आप निकल जाओ और पंजाबियों को इकट्ठे करो। जैसे पहले पंजाबी नेता ईसी चौधरी होते थे और आपका ये महाजन साहब थे। ऐसे देखो मेरा कहने का, हॉबी महाजन थी जो यहाँ से हिसार से लगातार जीतते रहे हैं, और उनकी वाइफ भी राज्यसभा MP चौटाला साहब ने बनाई थी। तो अब जैसे बीजेपी क्या है, बीजेपी भी कास्ट वाइज राजनीति करती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि जो आज के दिन बीजेपी है ना, वो तो सारी कांग्रेस चली गई। बीजेपी में जो नेता है वो मोस्टली कांग्रेस से उधार लिए गए हैं। वो नेता नहीं है, वो संघ से जुड़े हुए नहीं है, या बीजेपी के वो मूल रूप से नेता नहीं है। वो तो 2 घंटे पहले आए, मलाई खाई और अपने आराम से बैठे हैं। अब ये इसका आप हिसाब लगा लो। और जो कांग्रेस है वह सारी लोकदल है, लोकदल हो चुका, वो लोकदल है जो लोकदल का नेता था ना। क्योंकि दुर्भाग्यवश यदि दुष्यंत वो गेम ना खेलता तो लोकदल जिंदा रहता है, लोकदल पार्टी का वो असर नहीं होना था जो असर हुआ है। क्योंकि दुष्यंत ने अपने निजी हित के लिए, दुष्यंत के परिवार ने इस चौटाला साहब को ऐसा छोड़ दिया जैसे महाभारत में छोड़ दिया था। जो भीष्म पितामह था ना, भीष्म पितामह आपने देखा होगा, वे द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो मुट्ठी बीच बीच के यूं करता रहा बेचारा, खुद तो उठ ही नहीं सका वो। अब चौटाला साहब तो जेल में थे और दुष्यंत ने ये गेम खेल दिया। गेम खेलने से क्या, सारी पार्टी बिखर गई, सारा संगठन बिखर गया। ये नेता, ये गंगवा जी जो थे ना, ये भी बेचारे लोकदल में बैठे थे, ये भी उधारे लिए थे उस टाइम, उधारे लेके इनको इलेक्शन लड़ाया था नलवा से। ऐसे बहुत से सारे नेता उधारे लिए थे। बीजेपी ने उधार लिए थे नेता ही, बीजेपी के पास कोई नेता नहीं था। ये सारे या तो लोकदल या कांग्रेस, और वही हाल आज हो गया। अब लोकदल में चौटाला साहब जो 1 मैन आर्मी थे, वो जो, अच्छा, वो सोशल इंजीनियरिंग करते थे भाई, हर कास्ट वाइज जहाँ वाल्मीकियों की जरूरत है वाल्मीकि का कैंडिडेट आगे करके, जाटों के वोट, जनरल कास्ट के वोट, जहाँ शहरों में पंजाबियों का, शहरों में भी लोकदल कभी भी उभर नहीं पाया। शहर में हमेशा कांग्रेस आती थी। लेकिन अब जो सिस्टम बना खट्टर साहब का, खट्टर साहब के आने के बाद पंजाबी जो बड़ा समुदाय है वो लगातार सारा बीजेपी में चढ़ गया। और लेकिन इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग करी नहीं। ये तो अब जयप्रकाश है, मान लो 2009 में इलेक्शन लड़ा, अपने यहाँ से 13 में लड़ा लोकसभा का, दोनों बार जमानत जब्त होगी। और 2014 में कलायत से आजाद लड़ा,
वहां भी यही राजनीति सुरजेवाला जी की और जयप्रकाश की। उन्होंने सुरजेवाला जी ने टिकट लेने दी, मान परिवार को टिकट दे दी, उससे क्या हुआ, जयप्रकाश ने आजाद खड़ा कर दिया। वहां सारणों गांव है, वहां सारणों के गांव है, सारणों का वोट बैंक है, सारण गोत्र निर्दलीय का। वो जीत भी गए थे। हाँ जीत गया था, 14 में जीत के। फिर जो एपिसोड हुआ वहां पे, ये राज्यसभा वाला, भाई कांग्रेस ने और लोकदल ने मिलके कैंडिडेट उतार दिया, लेकिन क्रॉस वोटिंग करा दी। उसका जिम्मेवार कौन बताओ? वह स्याही किसने बदली थी? उस टाइम जयप्रकाश का नाम आया था, असीम गोयल और जयप्रकाश का नाम आया था। अब वो नहीं पता जयप्रकाश किसके इशारे में किया, ये तो हम क्या कह सकते हैं। अबे जुड़ाल लोग खास तौर पर ये बात बार बार बताते हम बार बताते हैं। कैंडिडेट था वो जो वकील था इसका सुप्रीम कोर्ट का, जो उस टाइम कैंडिडेट था, आर के आनंद, सुभाष चंद्रा जी के खिलाफ था जो। ये सारा मैच फिक्स था, लेकिन उसके बाद हाईकमान कोई फैसला नहीं कर पाया। भैया आप कोई डिसिप्लिन एक्शन किसी नेता के खिलाफ लोगे ही नहीं, तो उसमें करोगे क्या? अब ये उदयवान है, इसके सब राजनीति के आयाराम गयाराम की जो जनक थे, इसके पिताजी रहे पहले। आज तक वो एमएलए नहीं बन सका। अब की बार सरकार आती दिख रही थी तो भी हार गया। लेकिन 6 महीने हो गए, अभी तक उसने इस्तीफा नहीं दिया, ना हाईकमान ने उससे मांगा। लेकिन उसके बावजूद भी पहले प्रभारी लगाए थे, भाई आत्मचिंतन करो, वे हार क्यों हुई। पहले तो वो इंटरव्यू लेके चले गए। ये भी अब नया लगाए हैं जो हरिप्रसाद जी, ये इंटरव्यू लेने लग रहे हैं। लेकिन होना क्या है? होना कुछ नहीं है। जब तक कड़े फैसले राहुल गांधी जी नहीं लेंगे या गांधी परिवार नहीं लेगा, खड़गे जी नहीं लेंगे, तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि भाई हाईकमान जो है वो सख्त फैसले ले नहीं पा रहा, और जो प्रदेश की जो इकाई है कांग्रेस की, वो जिस तरीके से मनमानी उनकी चल रही है। अब देखिए, आपने बहुत सारा जिक्र किया, करण दलाल का आपने एक उदाहरण दिया कि टिकट मिलने से पहले वो अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण है, और कलायत का एक उदाहरण आप ले सकते हैं, विकास सारण। टिकट से पहले उन्होंने जो है फार्म भरवा दिया था। अब इसमें जो कहीं ना कहीं वोटर है वो तो पीस ही रहा है, जो खास तौर पर जो सेकंड थर्ड या फोर्थ जो कहीं न कहीं इकाई के जो नेता है लेवल के, जो राजनीति में आना चाह रहे हैं या फिर भविष्य में कहीं न कहीं ये देखते हैं कि वो भी शायद कभी विधानसभा चंडीगढ़ जाकर बैठेंगे या फिर पार्लियामेंट दिल्ली जाकर बैठेंगे, वो अपना फ्यूचर कहीं न कहीं ब्राइट मानकर चल रहे नेताओं के साथ लग के। एक तरफ कहीं न कहीं आप आवेदन भरवाए जाते हैं, और पूरे हरियाणा में 90 सीटों में 2500 से ज्यादा आवेदन आए, है ना। लोगों ने कहीं न कहीं 20-20 हजार रुपए देके इच्छा व्यक्त की थी कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिर आखिर जब उन चीजों को ठेंगा दिखा दिया गया, तो 20-20 हजार रुपए क्यों लिए गए थे? और अगर यही हाल चलता रहा तो फिर कांग्रेस का तो राम रुखाड़ा है। देखो आज हालात ऐसे हैं। अब इसमें देखो ना, विधानसभा चुनाव उपचुनाव आया आदमपुर का जी। अब चंद्र प्रकाश जी ने उसी बिश्नोई परिवार को हरा दिया जी, जो कभी आज तक आ रहा नहीं था। ठीक है, यदि आपने चंद्र प्रकाश जी को उस टाइम टिकट दे देते उपचुनाव में, तो जयप्रकाश की यहाँ एंट्री नहीं होती। लेकिन जयप्रकाश को हुड्डा साहब इसलिए साथ रखते हैं कि ये गाड़ियां बकने में माहिर है। नेताओं को, जो इनके खिलाफ नेता है, चाहे सुरजेवाला जी हो, शैलजा जी हो, मतलब ऐसी ऐसी लैंग्वेज, रफ लैंग्वेज यूज करता है इनके बारे में, मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकता। लेकिन जयप्रकाश जेपी हम करेंगे बात, जयप्रकाश जेपी को लेकर हम हिसार की ही बात करें, बहुत सारे नेता, रामनिवास हम घोड़ेला की बात करें, और अभी अनिल मान का भी लगातार इस तरह की मैसेज जो चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की कि अभियान वो चला रहे हैं लगातार भी, कैसे कांग्रेस को मजबूत किया जाए। और भी रामनिवास राणा वो बीजेपी में चले गए। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं बाह्य दिखाई, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जयप्रकाश जेपी का नाम लिया। लेकिन दो तरीके के लोग हैं, जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेपी को इसलिए रखते हैं क्योंकि ये बोलने में माहिर है, इस तरह की शब्दावली जो करते हैं। एक कहीं ना कहीं जो जेपी के साथ हैं, जो जेपी वर्ग के हम उनको कह सकते हैं, जेपी खेमे के जो लोग हैं, जो जेपी की राजनीति को पसंद करते हैं, उनका ये भी कहना है कि जेपी कहीं ना कहीं इस तरीके के नेता थे जो अपने दम पर उभर कर आए। क्योंकि बाकी अगर आप राजघरानों की बात करोगे तो सारे बड़े बड़े राजघराने हैं, लेकिन जयप्रकाश जेपी, चाहे चौधरी देवीलाल की बात करें, चौटाला साहब की बात करें, भजनलाल, बंसीलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यानी कि जयप्रकाश जेपी इकलौते ऐसे नेता हैं जो 4 बार हिसार से सांसद बनने में कामयाब हुए। उसके अलावा
सबसे पहले ये बरवाड़ा से 2000 में विधायक बने, 2004-5 में उन्होंने अपने भाई को बनाया, 2014 में खुद कलायत से बने, और अब 2024 में जो है यानी कि 25 में इन्होंने अपने बेटे को भी बनाने में, यानी कि 4 और 4 8 8 बार कहीं न कहीं चुनाव जो जीतने में कामयाब रहे। तो 2 तरह के लोग हैं। ऐसा है, प्लेटफॉर्म देखो किसके प्लेटफॉर्म पे लड़ रहे हैं। पहले लड़ा चौटाला परिवार, देवीलाल परिवार के प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट थे उस टाइम ये, और वीपी सिंह की सरकार की बात है ये, उनके वजह से बने 89। हाँ 89 में, और चौधरी देवीलाल सीएम थे जी। और सारा प्रशासन अमला समला चौधरी देवीलाल के साथ था। फायरिंग हुई जी। पटेल नगर में, लड़का मरा, वोट परसेंटेज सिर्फ 30-35% हुआ हिसार शहर का, वही वोट परसेंटेज देहात सारा एक तरफ था, लेकिन वोट परसेंटेज कम हुई। यही उनकी राजनीति थी, भी वोट परसेंटेज शहर में कम हो और तुम मार्जिन से जीत जाओ, इसलिए चौधरी वीरेंद्र सिंह मुकाबले में थे। ठीक है जी। उसके बाद इनके मनमुटाव हुए चौटाला परिवार से, इन्होंने बनाई हरियाणा गण परिषद जी, असम के पैटर्न पे जी। अपना दम तो तब होता जब एमपी बनता। हरियाणा गण परिषद पे अपना दम में कितने वोट मिले पूछो, अपना दम तो ये होता है इनके वर्करों से, तब कितने वोट मिले थे इस आदमी को, तब एमपी क्यों नहीं मिला। फिर चौधरी बंसीलाल इनको लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन चौधरी बंसीलाल को मनाया गया। उस टाइम जिंदल परिवार से के साथ इनके तब संबंध थे जी। उन्होंने समझाया, तब इनको हिसार से एमपी बनाया था, हवीपा से वो भी हवीपा के दम पे बने थे। चौधरी बंसीलाल एक अलग चेहरा थे भी, जो वो कहते थे करते थे, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने जो कह दिया वो कर दिया, पत्थर के लकीर। चौटाला साहब की आदत थी भाई जो कह दिया वो करना है तुरंत, और वो करते भी थे। ठीक है ना। तो उसके बाद आप अपना दम तो जब देखे ना, अब लोकसभा विधानसभा उपचुनाव हुआ आदमपुर का, यदि उस टाइम भी चंद्र प्रकाश कैंडिडेट होता, उस टाइम हार जाता तो अब की बार जीत जाता, क्योंकि वहां तो विरोध की राजनीति है। वहां मास्टर हरि सिंह ने इलेक्शन लड़ा हो, चाहे विरोध में जिसने भी लड़ा हो, वहां वोट फिक्स है। वहां 40,000 वोट चौधरी बंसीलाल जी के परिवार के खिलाफ फिक्स है वहां पे, वो उनको तो मिलना ही मिलना है। 7,000 वोट जांगड़ा समुदाय के थे, उनके मिलने से समीकरण बदल गया। या फिर जैसे गुड़ेला था या किसी और कुमार को दे देते विधानसभा उपचुनाव में, तो वो भी जीतता, गुड़ेला जी भी मांग रहे थे उस टाइम टिकट उपचुनाव में। लेकिन इसको लेकर यहाँ पे जो हुड्डा साहब ने राजनीति करी थी, वो इसलिए करी थी कि इसको साथ रखना। वो तो सवेरे 6 बजे ठावे बाप बेटा ने, रात में सुहा के फिर घर जावे। भाई जी तो सांसद जी तो मेरे महोदय, मेरे तो हाँ मेरा तो मित्र रहे हैं, मैं कब नाटू में इस बात से, मैं तो मना करता नहीं। छात्र राजनीति मैंने करी है, वो युवा लोक दल के अध्यक्ष थे, यूनिवर्सिटी में आना जाना था, हाँ आता थे, मेरे तो संबंध रहे, मैं कब मना करता। मैं तो बहुत नजदीक ही जानता हूँ। जब पहली बार ये टेलीकम्युनिकेशन पेट्रोलियम मिनिस्टर बने थे 89 में, तो हिसार से 2 ही आदमी हम इनकी गाड़ी में बैठ के गए थे इनके दफ्तर में, जो ये भवन इसको बोलते हैं, दूरसंचार भवन जो बोलते हैं दिल्ली में। हाँ तो मैं जानता हूँ, बड़े नजदीक से जानता हूँ जयप्रकाश जी को, वो किस टाइप की राजनीति करते हैं, किस टाइप की नहीं करते हैं। उस टाइम भी जब ये चौटाला सरकार में इन्होंने जो इंस्पेक्टर लगाया था, वो हिसार से बाहर का लगाया था, पाई हल्के का लाया था उस टाइम, नाम नहीं लेता, मैं मेरा मित्र रहा हूँ। इनके बांडा एक इंस्पेक्टर आया था उस टाइम, इंस्पेक्टर लगाए थे। जो ये चौधरी धर्मवीर जी का जो भाई है कृष्ण मुरारी, ये भी उसी टाइम के लगा हुआ है। ये पतराम जी दो थे, एक्सपायर हो गए थे कोविड के दौरान, ये भी उसी टाइम के लगे थे। फिर ये हाई कोर्ट के से आए थे, फैसले से आए थे, ये जीत के आए थे। तो ये उस टाइम इंस्पेक्टर लगाए थे, कोटा वाइज लगाए थे। जब कोटा, जैसे अब ये इसमें जिक्र चला अभी कोटा लगाया है, तो ये कोटे तो होते ही थे, इन राजनेताओं के कोटे तो होते ही थे। आप सुनील सांगवान की बात जो एलिगेशन लगाया है, आप उनसे ये पूछो भी आप एलिगेशन लगा रहे हो, लेकिन आप भी तो खुद कोटे में लगे हो। चौधरी बंसीलाल ने सुनील सांगवान को भर्ती किया था उस टाइम जेल के अंदर, जो असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट लगाए थे, जो ये चौधरी सुरेंद्र सिंह के लगाए हुए सतपाल सांगवान, क्योंकि सतपाल सांगवान सुनील सांगवान सतपाल सांगवान बेटे हो गए ना। सतपाल सांगवान टेलीफोन विभाग में कर्मचारी थे, ठीक है। और उस टाइम जो टेलीफोन मांगने पड़ते थे, तो ये डायलिंग सिस्टम नहीं था, जो हम फोन करके कहते जी फलाना नंबर देना,
ये नंबर मिलाना, जी। तब वो मिलते थे नंबर। तो वहां से ये नजदीक चले गए चौधरी बंसीलाल के सतपाल सांगवान जी टेलीफोन विभाग से, जी। और फिर इनको टिकट दिया था, तब ये एमएलए बने थे। तो पुरानी बातें तो ऐसा है कि इससे अलग अलग है। तो भूपेंद्र हुड्डा ने भी जवाब दिया था जब विधानसभा में सवाल उठा कि जो चौधरी सतपाल सांगवान जी थे वो कह पर्ची तो लेकर आए थे, लेकिन वो उनके बेटे की लेकर आए थे, तो उन्होंने भी जवाब दिया था। तो मैं तो कह रहा हूँ हम आम में सब नंगे हैं भाई। आप यूं को बोला भाई ये खर्ची पर्ची हुड्डा साहब चला नहीं, हुड्डा साहब ने नहीं चला, ये खर्ची पर्ची तो पुरानी चली आ रही है। पहले ओबलाइज करते थे, किसी को तो डबल एजी में ओबलाइज करते थे। अब ये ग्राम कुमार गौतम जी का बेटा भी तो डबल एजी में बना हुआ है। ये सारे पॉलिटिशियनों के बेटे बन रहे हैं, इनने कोई क्वालिफिकेशन थोड़ा पूरी करी थी। यानी कि कोटा सिस्टम चला आ रहा है लगातार। अभी भी चल रहा है। कोटा सिस्टम कहाँ नहीं चल रहा है, बता दो कहाँ नहीं चल रहा है। सभी जगह चला आ रहा है। दुष्यंत का जो रिश्तेदार है 5 के 5 साल गुड़गांव में काबिज थे सारे, या बड़े दफ्तरों में थे। मैं नाम तो भाई एक एक चीज गिना दूंगा, मेरे से को पूछे तो एक एक बात बता दूं। आज जो ये खट्टर साहब के हटने के बाद नायब सैनी ने बयान दिया था भाई, इसने भाई दुष्यंत के खिलाफ कोई आएगा आरोप आएगा तो हम उनकी इंक्वायरी कराएंगे। भाई आरोप तो सरेआम आ रहे हैं। 8 तहसीलदार खट्टर साहब ने सस्पेंड किए थे कोविड में जी। और 50,000 करोड़ का घोटाला था, रजिस्ट्री घोटाला गुड़गांव का, अकेले गुड़गांव 50,000 करोड़ घोटाला था। वो यूं कहीं दब गया, और उसमें घोटाला करने वाला भी हिसार का है, एक नामी गिरामी जिसकी मां ने रिश्ता कराया दुष्यंत का, वो इन्वॉल्व है। और उसी का नाम सारा इसमें जो एयरपोर्ट के आसपास की जमीन में भी आया था। कोई ऑन रिकॉर्ड पूछ चले बता देंगे, मैं तो एफिडेविट भी दे दूंगा। नहीं क्या कौन, आप खुलासा कर दीजिए, अब जनता नहीं ऐसा है, होना कुछ नहीं ना, होना कुछ नहीं है। आप कितनी मर्जी अनाउंसमेंट कर लो, होना कुछ नहीं है। ये जो सैनी साहब ने कहा अभी दुष्यंत के खिलाफ कोई आरोप आता है, तो आरोप तो बड़ी विधानसभा में लगाया था। डीसीएम टेक्सटाइल मिल की जमीन का पट्टानामा है जी। और पहली बार पट्टानामा से रजिस्ट्री हुई है, नहीं हुई है बता दो। प्लाट काट दिए थे अंदर, 50 किलो में कॉलोनी काट दी थी, और वो रुकी है कॉलोनी। जब विधानसभा में मुद्दा उठा और इंडियन इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में मुद्दा उठा, जब वो कॉलोनी रुकी है, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। इसमें कौन इन्वॉल्वमेंट है? इसमें यही इन्वॉल्वमेंट है। इसकी कहाँ इंक्वायरी हुई है? आज तक नहीं हुई इंक्वायरी। और देखो मजे की बात, वही एयरपोर्ट की जमीन पे वही डीसीएम टेक्सटाइल मिल वाले जमीन दे ही नहीं रहे रास्ते के लिए। उन्होंने वहां बोर्ड लगा रखा है भाई ये हमारी जमीन है, उस जमीन को थोड़ी ही जमीन के लिए दे नहीं रहे, जबकि तलवंडी राणा आसपास के 10-12 गांव में नुकसान हो रहा है, लेकिन वो जमीन नहीं दे रहे, क्योंकि वहां पे जो उस टाइम के मौजूदा मंत्री थे उन्होंने इसका एविएशन मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला थे, डीसीएम टेक्सटाइल मिल का जो पट्टानामा से रजिस्ट्री हुई है उसी टाइम हुई है। ये लेन देन तभी का है। अच्छा। ये बहुत मोटा है घोटाला। अब भूपेंद्र जब पकड़ा गया था शराब माफिया में, उसका क्या हुआ? कोई हुआ जिक्र? 2 दिन जिक्र होके रह जाए, मर जाए। तो ये अच्छा, कुछ नहीं। हमने कहीं ना कहीं देश की बात की, प्रदेश की बात की, अब हिसार की आप बात कर लेते हैं। जैसे आपने मौजूदा सांसद को लेकर पुरानी और फिलहाल की जो परिस्थितियां बताई, और भी ऐसे बहुत सारे, जैसे प्रोफेसर संपत सिंह की बात करें, और भी बहुत सारे नेता हैं। कुछ नेता ऑन रिकॉर्ड कहीं ना कहीं एक बातें खुलकर कहते हैं जो आप बता रहे हैं, और बहुत सारे नेता ऑफ रिकॉर्ड जो कहते हैं। लेकिन पूरे आम गांव देहात में इस तरह की चर्चाएं हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव नहीं किया, या फिर जिस तरीके सबको साथ लेकर जो चलना चाहिए था नहीं चले, तो नुकसान उसका हुआ है। अगर बेहतर होता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जय जयकार भी होती, और अगर उनकी कमी की वजह से या फिर उनके फैसले की वजह से अगर कहीं की सरकार नहीं आई, तो जाहिर सी बात है दोष भी उनको दिया जा रहा है। लेकिन निकाय जो चुनाव हुए हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने एक बात कही थी कि बीजेपी ने गलत तरीके से जो है, यानी कि ईवीएम में गड़बड़ करके, बैटरी में गड़बड़ करके ये चुनाव जो है जीत लिया। लेकिन ये मुद्दा वहां चला गया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई कि क्यों हारे, हार के कारण। जबकि आप थोड़ी देर पहले कुलदीप शर्मा का जिक्र कर रहे थे, वो विधानसभा के स्पीकर भी रहे, और जिस तरीके से आप एक ब्राह्मण नेता की बात कर रहे थे, तो खुद कुलदीप शर्मा ने कहा था कि जरूरत ही नहीं है फाइंडिंग कमेटी बनाने की। आप किसी भी गांव में जाइए,
और आज चलते किसी आदमी से पूछ लीजिए सरकार क्यों नहीं, ये सब बता देगा। तो उन्होंने खुलकर ये बातें कही, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीब में गिने जाते हैं। लेकिन हिसार में जिस तरीके से, हालांकि वैसे पूरे प्रदेश में कि नगर निकाय चुनाव में जो नतीजे आए, हिसार की जिस तरीके से कृष्ण सिंगला टीटू को जो कहीं ना कहीं यहाँ कैंडिडेट बनाया गया था और जो हालात उनकी हुई, आपने तो चलते चुनाव में भी कह दिया था कि डम्मी कैंडिडेट है। तो यहाँ के मतलब क्या आप देखते हैं, किस तरीके का गलती या फिर किस तरीके का वो रहा? जयप्रकाश जब MP बने अभी लोकसभा चुनाव में, इनको 20 के 20 वार्डों में टोटल कितने वोट मिले आपको है? 60,000 वोट मिले। आज वो वोट करीब 30-37 हजार से ये हारे थे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, हिसार विधानसभा से 15 वार्ड पड़ते हैं हिसार शहर में, वहां से मिले इनको 39,000 वोट। 2 हल्के आगे बरवाड़ा और नलवा के, उसमें उन 2 वार्ड आगे बरवाड़ा के, सूर्यनगर वाला और सात रोड वाला, और 2.5 वार्ड आगे इसके नलवा के, और आधा वार्ड आ गया आदमपुर का। ठीक है, इन चारों हलकों के मिला के हिसार के अंदर 20 के 20 वार्डों में जयप्रकाश को लोकसभा चुनाव में 60,000 वोट मिले। और अब उन्हीं हलकों, उन्हीं में 60,000 में से वोट कितने रह गए? 31,000 रह गए। 29,000 वोट का लॉस हुआ है जी। इसका कौन जिम्मेवार है बताओ? होनी चाहिए बढ़ोतरी होनी चाहिए। भाई आप MP बने हो, आज 89 में जयप्रकाश जी पहली बार MP बने थे यहाँ से। ठीक है, 89 में हिसार की कितनी जनसंख्या थी, और आज 2025 आ गया, आज कितनी है? भाई नेटवर्क तो वही है। क्या चीज अचीवमेंट जयप्रकाश की 4 बार MP बनने के बाद यहाँ रही है, आप बता दो। भाई आप कह रहे ना भी MLA बन गया। मैंने कहा कि 2 तरह के लोग हैं एक जो जयप्रकाश JP की खिलाफत यानी कि इस तरह की बात बताते हैं कि इस तरह की उनकी शैली रही है राजनीति की, और जो उनसे प्रभावित है वो अचीवमेंट भी बताते हैं। ऐसा है, जो प्रभावित है ना उनने भी खांड खाई को नहीं, और जो खिलाफ है उनने खांड खा के देख रखी है इसकी। भाई जो कितनी खांड देवे, भर भर के घी डाल डाल के देवे, ये सिर्फ यूज एंड थ्रो करता है और कुछ नहीं है। जो इसका पुराना साथी एक भी इसके साथ नहीं है, सारे इसको छोड़ के जा चुके हैं। और अब आप अनिल मान की बात कर रहे थे, अनिल मान ने कसर छोड़ी लोकसभा में? अनिल मान ने कोई कसर नहीं छोड़ी लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश के। मेरे को याद है, मैं भी गांव में घूमा था, सारे तो बस्ते, हर गांव में ऑफिस, आजाद नगर में ऑफिस, पटेल नगर में ऑफिस, सारा का सारा चुनाव अनिल मान ने संभाल रखा था। खर्चा लगा रखा था, खर्चा अपनी जेब से खर्चा लगा रखा था। ये तो बिना ही खर्चे पीछे कमा के पार गया दोबारा। ये तो आप यूं बताओ, इतने बड़े मुद्दे हैं शहर के अंदर, आज तक शहर की आबादी 5 लाख के करीब पहुंच गई, आज हम निगम बन गए। अभी तक जो एक थोड़ी सी बारिश होती है, 3 दिन यदि बारिश यहाँ हो जाती है तो क्या हाल शहर का होता है आपको पता ही है, बढ़ जाता है ना। क्योंकि जो आउटलेट है, जो हुड्डा का आउटलेट है और जो निगम की निकासी है, जो वो यूं की यूं एक ही चली आ रही है। भाई शहर इतना बढ़ गया, जनसंख्या इतनी बढ़ गई, कॉलोनियां इतनी कट गई, फैक्ट्री इतने बढ़ गए, लेकिन उसका अचीवमेंट क्या है? क्या आपकी अचीवमेंट है? आप सिर्फ रेस्ट हाउस में बैठ के 4 फोटो खिंचवा के यार दोस्तों के साथ आप वार्ड वाइज जाओ। आप MP भगवान ने बनाए हो, पब्लिक ने आपको MP चुना है, आप 20 के 20 वार्डों में जाओ, जिला परिषद के मेंबर है उनके साथ जाओ, पब्लिक से उनकी समस्याएं पूछो। भाई अपना आप तो 6 दिन तो बिजनेस संभालो, 2 हफ्ते में एक बार हिसार शहर में आके फोटो खिंचवा के चले जाओ, उससे लोकसभा इलेक्शन होगा। ये तो पब्लिक जो है ना मजबूरी में वोट देती है, क्योंकि चौधरी रणजीत सिंह की जगह कोई और कैंडिडेट होता तो आज वो हालात नहीं होने थे। मार्जिन कितना रहा है? मार्जिन तो कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि रणजीत सिंह तो बेचारा ओल्ड एज हो गया था और बीजेपी वालों ने किसी ने उसका साथ नहीं दिया। मतलब आज जितने भी नेता हैं वो चाहते ही नहीं थे रणजीत सिंह को, क्योंकि वो सारा सिंह ने भी सिरसा जाके बयान दिया था, बहुत सारे बीजेपी के नेताओं के नाम गिनाए थे कि लोगों ने खिलाफत की। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, वो तो एक मैच फिक्स था। आज मैच जो उस टाइम फिक्स था, उस टाइम बीजेपी लोकसभा के अंदर कुलदीप बिश्नोई की और जयप्रकाश की मीटिंग हुई थी।
और अब की बार जयप्रकाश बता दो कितने दिन वोट मांग के गया। यदि आप लोकसभा के वो लोकसभा के सांसद हो यहाँ से कांग्रेस पार्टी के, आपने कितने लोगों के लिए वोट मांगे हैं? कितने लोगों के लिए आपने टीटू सिंगला के लिए आपने वर्कर मीटिंग करी? कितनी आप मेयर चुनाव में कितनी आपने की? सिंगला तो बेचारा शरीफ आदमी है, वो तो यूज कर लिया। जो इतना मजबूत तो था ही नहीं, क्योंकि वो 20 साल से आउट ऑफ टच है। वो तो खुद ही कहे बोला मैं तो 6 महीने पहले जयप्रकाश के चुनाव में एक्टिव हुआ हूँ, लोकसभा चुनाव में, इसमें विधानसभा चुनाव में। क्योंकि सिंगला जी का परिवार चौधरी उग्रसेन का परिवार से है, और चौधरी लाला उग्रसेन जी चौधरी बृजलाल जी के सारा कुछ करते धरते रहे हैं। अच्छा, आखिर में डॉक्टर साहब, जैसे आपने कांग्रेस के बारे में बताया, मौजूदा जो सिटिंग एमपी के बारे में बताया, और हिसार शहर की काफी डीपली वो पुरानी समस्याएं बताई, उसके साथ साथ जिस तरीके से मैं हिसार शहर की बात करूं, मौजूदा विधायक यहाँ से सावित्री जिंदल, हालांकि वो निर्दलीय जीत कराई, लेकिन समर्थन पत्र जो है वो सरकार को दे रखा है, यानी कि सरकार की वो सपोर्ट कर रहे हैं बाहर से। जिस तरीके से बात करें, मेयर भी प्रिन पोपली जो है वो चुन लिए गए हैं बीजेपी के। तो इनको आप कैसे देखते हो, क्योंकि जिम्मेदारी तो इनकी भी है, इनका भी इलाका बहुत बड़ा है। देखो, जिम्मेवारी की बात कर रहा हूँ ना, जिम्मेवारी तो बनती है सारी, लेकिन जिम्मेवारी है ही नहीं कुछ। नहीं, जैसे आपने एमपी का बता दिया, तो जैसे विधायक का भी अपना विधायक तो भाई, विधायक मेयर के पास भी बहुत बजट है। मेयर तो बेचारा अभी बनया है, क्या क्या मतलब चीजें करने वाले 4 दिन पहले बनया है। सब करने वाली तो ये है ना, सबसे बड़ी समस्या जो आज के दिन हमारे पहले मेयर भी बीजेपी के थे। अब देखो, पीने का पानी की समस्या है, आधा शहर तो पीने के पानी बिना वंचित है। आप चले जाओ जिंदल हाउस के बाहर, आपको टुंटी लगी मिलेगी, लोग पानी भर भर ले जाने पाओगे। आप चले जाओ न्यू मॉडल टाउन में, जिंदल हाउस ने वो लगा रखी है टुंटियां, वहां से लोग पानी भर भर जाओ, टैंकर से लोग डलवाते हैं। आजाद नगर में चले जाओ, वहां पीने के पानी की समस्या है। जो स्लम एरिया है, अब जिंदल हाउस के टैंकर चलते हैं पीने के पानी के, उस मिल गेट एरिया में, दूसरी में पीने के पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है। आज एक बारिश हो जाओ सारा शहर डूब जाता है। तो ये चीजें हैं। इसके लिए आपको, जैसे हुड्डा साहब ने रोहतक का विकास किया था ना, बड़े बड़े जो सीवरेज लाइन चेंज की थी, आज ये कब की समस्या चली आ रही है। ये समस्या तो 1 लाख वोटों पे हिसार शहर को जब पाइपलाइन दबी थी, चाहे वो सीवरेज की हो, चाहे वो पीने के पानी की हो, लेकिन शहर इतना बढ़ गया, 5 लाख आबादी होगी, तो आप उसके हिसाब से तो नहीं बना ना, वो चीज तो कर ही नहीं रहा कोई। अब उसके लिए करने के लिए अब समस्या ये होगी, इमकान भीतर खोद बीच आगे। अब एमएलए तो बनेगी सावित्री जिंदल जी, और चलनी है कमल गुप्ता जी की। कमल गुप्ता तो सीधा कह दे, मैं को सता हमने मंत्री बनाया था, मैं को सता हमने एमएलए बनाया था। मेरे के एक मित्र कहने लगे, बोले हम कमल गुप्ता जी के पास अभी गए थे 4 दिन पहले। तो हमने कहा जी हमारी यह समस्या है, भाई आप मुख्यमंत्री से बात करो। तो गुप्ता जी टूट के पड़े, बोले मेरे को मुख्यमंत्री से बात करने लायक तुमने छोड़ रखा है, भाई तुमने मंत्री तो उसको, एमएलए तो उसको बना दिया। तो वो अपनी, अब शहर को तो पिसना है, अब इन दोनों की लड़ाई में पिसेगा शहर। आज आईआईटी के लिए मैं सुनने में आ रहा था, अभी आईआईटी के लिए जगह देने को बालसमंद की पंचायत तैयार थी, ठीक है ना, ये मैंने सुना था। लेकिन आईआईटी का मुद्दा नवीन जिंदल ने उठाया, भी कुरुक्षेत्र में खोल दो, वहां के लिए डिमांड की है। चलो खुले कहीं भी, आईआईटी तो बढ़ना चाहिए। और मेरी तो ये सुझाव है, मेरी डिमांड भी है कि हिसार एक मेडिकल हब बन चुका है, ठीक है। यहाँ आज के दिन में भी हरियाणा में किसी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें कोई भी राजनेता अपना इलाज करा सके। सिर्फ गरीब आदमी आते हैं बेचारे। पूरे शहर के लिए एक अल्ट्रासाउंड मशीन है, पूरे हिसार जिले के लिए, पूरे जिले के लिए, जिसमें बेचारी प्रेग्नेंट लेडी आती हैं, लाइन में लगती हैं सुबह सुबह आके, है ही नहीं कुछ भी। और 10 एक्सरे मशीनें पूरे इसमें हिसार जिले में खाली पड़ी है। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था भी ट्रॉमा सेंटर बना दो हिसार के अंदर, वो आज तक नहीं बना। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिला था व्यक्तिगत तौर पे, भी अब मेरी आपसे अनुरोध है भी ट्रॉमा सेंटर बनाओ। अब ये एक गाइडलाइन नहीं आ गई सुप्रीम कोर्ट से भी 1.5 लाख इलाज होगा, वो चालू नहीं हुई। भी 1.5 लाख एक्सीडेंटल केस में इलाज होगा, तो आईएमए ने साफ मना कर दिया, हम कोई इलाज नहीं करेंगे। ये तो आपने पढ़ा होगा 4 दिन पहले आया। तो इस मुद्दे पे कोई बोलता ही नहीं, ना तो एमपी बोल रहा है, ना एमएलए बोल रहा है, ना
कोई मेयर बोले, ये बहुत से मुद्दे हैं, स्वास्थ्य का भी है, बिल्कुल शिक्षा और का भी खास है। तौर पर हेल्थ के मुद्दे पे आपसे स्पेशल भी हम बात करेंगे। हाँ। उसकी भी एक सीरीज मतलब आपके साथ करेंगे, हम्म। उसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे, क्योंकि हेल्थ में तो आप खुद रहे हो लंबे साल तक, कई सालों तक आप मतलब काम किया आपने, तो इस तरह की चीज़ें उन पे बातचीत करेंगे। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। और जिस तरीके से पुनिया साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने जो बताया राजनीति के बारे में कि आखिर लोग क्या उम्मीद लगाते हैं और जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में क्या होता है, और जिस तरीके से डॉक्टर रमेश पुनिया जी ने बताया, इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, किस तरीके से इनकी बातों को देखते हैं, कितनी इनकी बातों में आपको सच्चाई या फिर कितनी बातें जायज़, नाजायज़, क्या आपको लगता है? आपकी अपनी राय जो है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगली बार फिर किसी और शख्सियत से आपकी कराएँगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।